हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च यानी कि रिसर्च के प्रकार। काफी सारे टाइप्स इसके प्रीवियस वाले सेशन में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। प्रीवियस वाले सेशन अगर आपने मिस किए हैं तो जरूर से देख लेना। ये सेशन नंबर 4 है। इसके पहले मैं 3 सेशन अनुसंधान अभिक्षमता पे अपलोड कर चुकी हूँ। आज समझेंगे डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव रिसर्च यानी कि निगमनात्मक व अधिष्ठापन अनुसंधान क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जब भी रिसर्च के प्रकार से सवाल आता है यानी कि अनुसंधान के प्रकार से सवाल आता है तो एक सवाल डिडक्टिव या इंडक्टिव का भी आ जाता है। एक अच्छी बात यह है कि आपके पेपर 1 में एक यूनिट है जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में भी आपका एक पोर्शन है जिसपे इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग का पोर्शन है। तो अगर आपने रिसर्च में इस टॉपिक को थोड़ा सा समझा है तो ये टॉपिक वहां पे समझने में थोड़ा सा आपको और कन्वीनियंट होगा। ठीक, तो आज का जो सेशन है बहुत ही क्रक्स वे में हम समझेंगे और जानेंगे कि डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक और इंडक्टिव यानी कि अधिष्ठापन अनुसंधान क्या है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पे टेलीग्राम के इस पर्टिकुलर चैनल पे। और इसके अलावा जितने भी सेशन हम लोग करने वाले होते हैं उसकी लिंक मैं यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देती हूँ। लाइव सेशन करने से पहले या जो भी वीडियोस किया है उसकी लिंक्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। पीडीएफ्स भी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। फेसबुक का ये लिंक है, इंस्टाग्राम का ये लिंक है, यूट्यूब का तो ये लिंक है ही है जिसे आप जानते हैं। बात कर लें अगर चैनल की बात कर लें और प्लेलिस्ट की बात कर लें और इसके पहले जो हमने सेशन अगर अपलोड किया है उसकी अगर बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट सीरीज सेशन टॉपिक वाइज मैंने अपलोड कर दिया है। क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, आप कंप्लीट चाहे तो वो देख सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा है। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के भी हम लोग बीच बीच में अपलोड करते रहते हैं। तो लगभग 10 यूनिट्स हैं आपके पेपर 1 की। अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 की एक यूनिट हमने कंप्लीट कर दी है। मैं अभी 1 महीने पहले से ही मैंने पढ़ाना शुरू किया है तो धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। बीच में चूंकि आपकी एग्जामिनेशन डेट्स 17 आ गई थी कि 17 से 25 तक आपका एग्जामिनेशन होगा, इसलिए हम लोगों ने टॉपिक को छोड़ करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और स्ट्रैटेजी वाइज स्टडीज करना स्टार्ट कर दिया था। बट अभी थोड़ा वक्त है तो हम लोग टॉपिक को भी कवर कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना, वहां पे आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ तो आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होंगी। पेपर 2 पे फोकस बेसिकली मैनेजमेंट का है ना। पेपर 2 अभी मैं मैनेजमेंट को डील करती हूँ लेकिन मैं अभी उस पे वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अभी प्रायोरिटी लिस्ट में पेपर 1 है। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको ये चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बताते चलें कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल्ड वे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। कल हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे जितने भी वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है अनुसंधान के, उसके बारे में। डिस्क्रिप्टिव पढ़ा था, खोजपूर्ण पढ़ा था, सहसंबंधी यानी कि को रिलेशनल, क्रॉस सेक्शनल भी पढ़ा था, एक्सप्लेनेटरी भी पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, और इसके साथ में इसके अंदर में कुछ सब टाइप्स है जैसे कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च पढ़ा था, फील्ड सर्वे पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। ट्रायंगुलेशन पढ़ा था, है ना। ट्रायंगुलेशन से भी कई बार सवाल आ जाते हैं। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो सेशन देख लेना आप लोग। प्योर अप्लाइड एक्शन रिसर्च ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 यानी कि लॉजिकल तर्क के आधार पे जब रिसर्च का यानी कि अनुसंधान का विभाजन किया है तो 2 प्रकार में किया है। डिडक्टिव है निगमनात्मक, और इंडक्टिव है यानी कि अधिष्ठापन। अच्छा, कुछ सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम आप हिंदी में पढ़ाइए और इंग्लिश में उनको समस्या हो रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो भी आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, जो भी मैं आपको बताती हूँ, व्याख्यान जो भी मैं आपको देती हूँ, उसमें 80% हिंदी का ही इस्तेमाल होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में एक बैलेंस रख के मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो आपको कोई समस्या, कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अगर आपको इतनी सरल भाषा और इतना इजी हिंदी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बेहतर होगा कि आप बुक से पढ़ें, क्योंकि बुक में स्पष्ट रूप से सब कुछ हिंदी में ही लिखा हुआ है ना। इससे ज्यादा हिंदी मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी चैनल पे चले जाइए, आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल पे चले जाइए जहां पे आपको पेपर 1 का प्रिपरेशन कराते हो और वहां पे आपको इससे ज्यादा हिंदी का इस्तेमाल करते हो। मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई चैनल मेरी जानकारी में नहीं है कि जहां पे हिंदी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता हो। फिर भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि मैं एक बैलेंस बना के रखूं ताकि हिंदी भाषी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। बाकी कंटेंट मैं आपको इंग्लिश में दे रही हूँ और हिंदी में भी दे रही हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए,
है ना। तो अगर आपको कोई अलग से क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, तो बिल्कुल आप पर्सनली, आप लोग मुझे, काफी सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हो टेलीग्राम पे, आप वैसे पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगी कि पेपर वन के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम बुक कौन सी अच्छी है। तो अरिहंत की बुक अच्छी है, और एक मिनट, अरिहंत की बुक अच्छी है, और पियर्सन की बुक अच्छी है, ये पियर्सन एडिशन की अच्छी है, ट्रू मैन की भी अच्छी है। तो ये तीनों आप ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करें और परचेज कर ले अमेजोन से, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। या अगर आपके लोकल स्टोर पे आसपास कहीं अवेलेबल हो जाए तो ले लीजिए। इस बुक में कंसेप्ट भी दिए हुए हैं, साथ ही प्रीवियस के क्वेश्चंस भी दिए हैं। लेकिन बहुत गौर से सिलेबस के हिसाब से पढ़िएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, क्योंकि क्या है ना कि इन बुक्स में एक आपको कंसेप्ट तो मिल जाएगा, लेकिन जिनसे एग्जामिनेशन में सवाल नहीं पूछा जाता है, वो कंसेप्ट बहुत एलेबोरेट कॉम्प्रिहेंड करके दिया हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा उसके बारे में दिया है डिटेल में। और जिनसे सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में या तो दिया ही नहीं है या थोड़ा मोड़ा दिया हुआ है। इसलिए आप लोग सिलेबस रख लीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िएगा। सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। चलिए समझते हैं कि निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव अप्रोच क्या है अनुसंधान के अंदर में। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी कोई अनुसंधान करता है तो अनुसंधान करने के बाद में एक कंक्लूजन निकल के आता है ना। मतलब कि फाइनल जो उसका एक निष्कर्ष कह लीजिए वो निकल के आता है। तो जब भी निष्कर्ष निकल के आता है, हमेशा दो अप्रोचेस के आधार पे निष्कर्ष निकाला जाता है, एक डिडक्शन के आधार पर और दूसरा इंडक्शन के आधार पर। जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है ना, कोई अनुसंधान करता है, तो उसके बाद में लास्ट में हमेशा एक कंक्लूजन, निष्कर्ष निकलता है। तो ये जो निष्कर्ष होता है वो दो अप्रोचेस के आधार पे होता है। वही जो अप्रोचेस है उन्हीं को डिडक्शन बोला जाता है या इंडक्शन बोला जाता है, यानी कि निगमनात्मक अनुसंधान या अधिष्ठापन अनुसंधान। अब निगमनात्मक अनुसंधान क्या है? जब भी आप रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद आप सामान्य से विशिष्ट अप्रोच के बारे में बात करते हैं, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं निगमनात्मक अनुसंधान। यानी कि आपने किसी थ्योरी से स्टार्ट किया अपना रिसर्च और आपने उसको प्रूव कर दिया लास्ट में, हेंस कि ये सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पर ये थ्योरी बोली गई है। अब इसमें आप तीन प्रक्रिया है, तीन मेथड है। आप पहले परिकल्पना करते हैं, मतलब हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये हाइपोथेसिस हमेशा लिटरेचर के आधार पे होता है या किसी थ्योरी पे आधारित होता है। अभी मैं आपको उदाहरण दूंगी, पहले आप इसका अर्थ समझिए, मतलब समझिए। पहले आप एक परिकल्पना बनाएंगे, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। ये हाइपोथेसिस हमेशा एक थ्योरी बेस्ड होगा, मतलब जो ऑलरेडी थ्योरी दी जा चुकी है। सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स एक थ्योरी दी जा चुकी है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। आप हमेशा किसी थ्योरी के आधार पर कोई एक परिकल्पना बनाएंगे, उसके बाद उस थ्योरी से जुड़ी हुई चीजों के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद में आप डिसीजन लेंगे और आप बताएंगे कि जो आपने परिकल्पना बनाई है उस थ्योरी को लेकर के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। ये हो गया निगमनात्मक अनुसंधान या निगमनात्मक अप्रोच। किसी भी रिसर्च को करने के बाद लास्ट में आप कंक्लूजन देते हो। तो जब भी आप कंक्लूजन थ्योरी जनरल से स्पेसिफिक अप्रोच अपनाते हो तो उसको बोलते हैं निगमनात्मक। जनरल से स्पेसिफिक का मतलब जब आप कोई ऐसी बात करिए जो कि सामान्य बात है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सल आप कोई बात करिए, जैसे कि मनुष्य मरते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई जो भी जीव इस दुनिया में आया है वो मरेगा। मैंने एक थियरी बताई कि भैया जितने भी मनुष्य हैं वो मर जाते हैं, ये एक थियरी बोल लीजिए या एक जनरल बात बोल लीजिए, एक सामान्य सी बात है। अब मैंने क्या किया कि इस थियोरी के लिए मैंने कई सारे उदाहरण या कई सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और मैंने बोला राम की मृत्यु हो गई, सीता की मृत्यु हो गई, बहुत सारे मनुष्य, सभी मनुष्य मरते हैं, जो भी आया हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए राम की भी मृत्यु हुई, इसीलिए जो है ए की मृत्यु हुई, इसीलिए बी की मृत्यु हुई, इसीलिए सी की मृत्यु हुई। तो मैंने क्या किया कि एक जनरल थियोरी से स्पेसिफिक बात बोलना शुरू किया। स्पेसिफिक माने एक विशिष्टता के ऊपर में जब आप बात करते हैं, जब आप स्पेसिफिक किसी विशिष्ट एक पर्सन के ऊपर में या विशिष्ट आप किसी एक चीज के ऊपर में प्रॉपर बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? स्पेसिफिक। जब आप एक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच, यानी कि निगमनात्मक अनुसंधान।
अब इसका उदाहरण आपके स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, हर एक प्राणी, हर एक जीव नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, इस बात में सत्यता है। कोई भी चीज आप ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी, इस बात में सत्यता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इस बात में सत्यता है। इसीलिए जब विक्की की मृत्यु हुई, या ए कोई व्यक्ति है उसकी मृत्यु हुई, या बी की कोई किसी है कोई मृत्यु हुई, तो वो स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि चूंकि हर एक मनुष्य नश्वर होता है, इसीलिए विक्की भी नश्वर है, इसीलिए ए पर्सन भी नश्वर है, उसकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें, कोई भी चीज आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी। इसीलिए जब मैंने एप्पल को, सेब को ऊपर फेंका, इसीलिए सेब नीचे आया। इसीलिए मैंने अगर कोई वस्तु को ऊपर फेंका, पेंसिल को ऊपर फेंका, तो पेंसिल नीचे आई। आपने एक जनरल बात बोली और जनरल से आपने स्पेसिफिक बात बोला। समझ में आया? उदाहरण, इसको बोलेंगे क्या? निगमनात्मक अनुसंधान। बात समझ में आई? अब इससे ज्यादा सरल शब्दों में आपको कोई नहीं समझा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। अब बात करें अगर अधिष्ठापन अनुसंधान की, तो अच्छा एक चीज और, कि जो डिडक्टिव अप्रोच होता है वो हमेशा टॉप से डाउन की तरफ आता है, क्योंकि आप कोई एक बड़ी बात बोल रहे हो और उस बड़ी बात से आप कोई छोटी बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो। इसीलिए ये टॉप से डाउन का प्रोसेस है, इसीलिए ये जनरल से स्पेसिफिक बात की प्रोसेस है। समझ में आई? इस स्क्रीन पे आप सभी देखें, टॉप, आपने कोई टॉप बात बोली और ये टॉप बात क्या है? कोई जनरल बात है या कोई जनरल थियोरी है। जनरल बात, जनरल थियोरी, जनरल अप्रोच, फिर जनरल से आप स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिक का मतलब किसी चीज के विशिष्ट, कोई स्पेसिफिक चीज, कोई एक विशिष्ट बात, कोई एक सर्टेन निश्चित चीज के बारे में आप बोल रहे हैं। ठीक है। और टॉप से आप बॉटम की तरफ आ रहे हो, मतलब जनरलाइजेशन से आप स्पेसिफिकाइजेशन के बारे में बातें कर रहे हो। अब बात करें अगर अधिष्ठापन अप्रोच के बारे में, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। चूंकि मैंने एप्पल को फेंका ऊपर, एप्पल नीचे आया, मैंने पेंसिल को ऊपर फेंका, पेंसिल नीचे आई, इसीलिए हैंस प्रूफ की जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है। सिंपल, सिंपल एज दैट। अब इसको पढ़ लीजिए आगे। स्क्रीन पे ध्यान दें आप लोग कि इट इज टर्म्ड एज बॉटम अप अप्रोच। नीचे से, बॉटम से कोई भी चीज ऊपर की तरफ अगर जाए, बॉटम टू टॉप या अप की जब बात होगी, तो इंडक्टिव अप्रोच की बात होगी। ये स्पेसिफिक बात करते हैं और स्पेसिफिक बात करके फिर एक जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण की बात करते हैं। अब इसमें तीन चीजें होती हैं या तीन स्टेप होता है। पहला स्टेप, ऑब्जर्व द डिफरेंट फेनोमेनन इन द वर्ल्ड। फेनोमेनन का मतलब क्या? ये वर्ड आपको पहले कई बार मिला होगा और आगे भी कई बार मिलेगा। आप इस अर्थ का मतलब समझिए। फेनोमेनन का मतलब होता है घटना। घटना, वो घटना जो प्राकृतिक रूप से घट रही है, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है। इंग्लिश में अगर समझे तो नेचुरल हैपनिंग, कोई भी ऐसी घटना जो कि प्राकृतिक रूप से घट रही है उसको बोलते हैं फेनोमेना। ठीक। सो पहला इसमें इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है? ऑब्जर्व करना, जो भी दुनिया में चीजें आपके आसपास हो रही हैं, जो भी नेचुरली चीजें हो रही हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। पहला स्टेज। ठीक है। आपने पेंसिल को ऊपर फेंका, नीचे आया, एप्पल को फेंका, नीचे आया, बॉटल को फेंका ऊपर, नीचे आया। आप ऑब्जर्व कर रहे हो। विकी मरा, ऑब्जर्व किया। आपके आसपास पड़ोस में किसी की डेथ हुई, ऑब्जर्व किया। आप क्या कर रहे हो? नेचुरल चीज जो आपके आसपास हो रही है आप ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट? आगे देखो, मेक अ सर्च फॉर अ पैटर्न इन व्हाट इज ऑब्जर्व। अब आप सर्च करोगे कि सिर्फ पेंसिल के ही ऊपर फेंकने से पेंसिल नीचे आती है, या एप्पल को भी फेंकने से एप्पल नीचे आती है। अब आप तीन चार चीजें फेंकोगे ऊपर और चेक करोगे कि नीचे क्या आती है कि नहीं आती है। अब आप देखोगे कि सिर्फ विकी ही है जो मरा है, कोई ए पर्सन ही है जो मरा है, बी पर्सन ही है जो मरा है, इसके पहले और कितने लोग मर चुके हैं। अब आप उस चीज से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करोगे, सर्च करोगे, जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसके बारे में सर्च करोगे। ठीक, समझ में आई? थर्ड स्टेप, मेक अ जनरलाइजेशन अबाउट व्हाट इज अकरिंग। अब आप एक सामान्यकरण की बात बोलोगे, अब आप एक थियोरी बोल सकते हो, अब आप एक जनरल स्टेटमेंट, सामान्य स्टेटमेंट दे सकते हो, जो भी चीजें आपके आसपास घट रही हैं।
कि आप कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण इसको बोलते हैं। कोई ए पर्सन है उसकी मृत्यु हुई, बी पर्सन है उसकी मृत्यु हुई, इसी वजह से, क्योंकि भाई ये सत्य है कि जो भी आया है वो जाएगा, नश्वर है सब लोग, सबकी मृत्यु होगी, क्योंकि आपके आसपास चीजें वो हो रही हैं, नेचुरल फेनोमेना में वो चीजें हो रही हैं, दुनिया में वो चीजें हो रही हैं। तो आप जब स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हो तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। डन। अब एग्जाम्पल इसमें क्या है, विक्की इज मॉर्टल, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट कि विक्की मर गया या विक्की नश्वर है, ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट। मान लो कोई एक पर्सन है उसकी मृत्यु हो गई तो हमने बोला कि इसका शरीर नश्वर है, नाश हो जाने वाला, मतलब जो चीज डिस्ट्रॉय हो सकता है, खत्म हो जाता है। मिंकू इज मॉर्टल, कोई ए पर्सन है वो भी नश्वर है। राहुल इज ऑल्सो मॉर्टल, कोई बी पर्सन है वो भी नश्वर है, ए भी नश्वर है, बी भी नश्वर है, सी भी नश्वर है, क्योंकि ए ह्यूमन बीइंग है, बी भी ह्यूमन बीइंग है, सी भी ह्यूमन बीइंग है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सब लोग मॉर्टल हैं। मॉर्टल माने नश्वर, जो नाश होता है। इमॉर्टल माने जिस खत्म नहीं किया जा सकता या जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इमॉर्टल। मॉर्टल माने जिसको हम खत्म, जो नश्वर है, जो नष्ट हो जाने वाला है। डन, समझ आ गई बात। अब एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक थ्योरी की बात अगर हम करें कि स्पेसिफिक चीज से अगर आप एक थ्योरी की तरफ जब आगे बढ़ते हो उसकी बात अगर हम समझे तो एक एग्जाम्पल लो, 3 + 5 इज इक्वल टू 8। 3 एक क्या है, ऑड नंबर है, 3 इज ऑड नंबर, 5 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। जब आपने इसको प्लस किया तो एक इवन नंबर निकल के आ गया 8। 8 इज अ इवन नंबर, राइट, मतलब विच इज डिविजिबल बाय 2। वी कैन डिवाइड 8 बाय 2। हम लोग 8 को 2 से भाग दे सकते हैं या 8 का विभाजन करेंगे तो बराबर विभाजन होगा। इवन का मतलब ये कि जब उसका विभाजन हो तो बराबर विभाजन हो उसका, है ना। तो 8 का अगर विभाजन करेंगे तो 4 4 हो जाएगा। 3 का विभाजन नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर 1.5 हो जाएगा, तो ये 0.5 नहीं, बराबर विभाजन हो बिना उसको तोड़े मोड़े या उसमें चेंज लाए। ठीक, तो 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, इनको जब हमने प्लस किया तो आ गया 8, एक इवन नंबर आ गया। जब आप दो ऑड नंबर को प्लस करोगे तो एक इवन नंबर आएगा। एक बात, स्पेसिफिक बात, ठीक। अच्छा आगे देखो कि 7 क्या है, 7 भी तो एक ऑड नंबर है। 59 क्या है, 59 में तो एक ऑड नंबर है। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया, 66 आ गया। 66 क्या है, एक इवन नंबर है, एंड द रिजल्ट इज अगेन एन इवन नंबर। हमने एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन किया, दो अलग अलग ऑड नंबर्स को ऐड किया और बोला कि ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो इवन इवन नंबर आता है। फिर हमने इस पे और रिसर्च किया और देखा। अब हम ये कह सकते हैं कि भैया आप जब भी ऑड नंबर्स को ऐड करोगे एक दूसरे ऑड नंबर के साथ में तो रिजल्ट आपका इवन नंबर आएगा। ये हम एक स्पेसिफिक एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं, जनरल थ्योरी बोल सकते हैं कि whenever you add two odd numbers the result will always be an even number. This is a theory, this is a general statement. Done. अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले देख लो इसमें क्या है, जनरलाइजेशन का मतलब क्या। जब भी सामान्यकरण की आप बात करते हो आप किसी थ्योरी की बात करोगे या किसी आप लॉ की बात करोगे, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ थ्योरी, है ना। आप लॉ की बात करोगे। अब इंडक्शन में क्या होता है, डिडक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा समझो। इंडक्शन में आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हो। इंडक्शन में आप स्पेसिफिक बात से एक जनरल स्टेटमेंट की तरफ जाते हो, ठीक है। एक स्पेसिफिक बात आपने की इंडक्शन में, स्पेसिफिक चीजों को आपने देखा, फिर आपने एक जनरलाइजेशन की तरफ आपने सोचा। मैं मर रही हूं, मैं नहीं, मतलब कोई ए पर्सन मर रहा है, बी सी डी ई एफ, तो आपने एक जनरल स्टेटमेंट दिया, आपने ऑब्जर्व किया, फैक्ट्स देखा। डिडक्शन में क्या है, डिडक्शन में जनरल बात को आप पहले देखते हो, जनरल थ्योरी को या किसी चीज को देखोगे और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन दोगे और फिर आप एक अनुमान लगाओगे, प्रिडिक्शन करोगे। आपने एक थ्योरी देखी कि ये थ्योरी है, फिर उस थ्योरी के बारे में देखा कि हाँ ये थ्योरी इसलिए सही है क्योंकि भाई हम नीचे से कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो फिर वो नीचे ही आएगी। आप जनरल से जब एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हो, जनरल से जब स्पेसिफिकेशन की तरफ आते हो, जनरल से प्रिडिक्शन की तरफ आते हो, तो वो होता है डिडक्शन। हाइपोथेसिस किस में होती है, डिडक्शन में होती है। अभी आपने पढ़ा ना हाइपोथेसिस, आप हाइपोथेसिस करते हो,
देखो यहाँ पे देखा ना कि आप कोई हाइपोथेसिस परिकल्पना करोगे जो थ्योरी के आधार पे होगी, फिर आप डेटा को कलेक्ट करोगे, फिर आप डिसीजन लोगे और फिर आप बताओगे कि भाई ये जो हमने परिकल्पना बनाई है इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। डन, बस इतना सही है। आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब करेंगे कुछ क्वेश्चन। बताइए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। रीजनिंग तर्क की बात बोली जा रही है क्योंकि डिडक्टिव और इंडक्टिव ये तर्क के आधार पे मतलब लॉजिक के आधार पे इनका डिवीजन किया गया है। ठीक है, रीजनिंग यानी कि एक तर्क दिया जाता है वेयर वी स्टार्ट विद अ सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट। पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेटमेंट की बात हो रही है। पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आप कोई चीज शुरू करते हो एंड कंक्लूड विद अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ठीक है, आपने पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात बोली और फिर आपने एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया यानी कि जनरल स्टेटमेंट दिया। अब आप यहाँ पे देखो पर्टिकुलर सोचोगे कि मैम हमने तो पर्टिकुलर वर्ड का यूज ही नहीं किया। तो पर्टिकुलर का मतलब क्या? स्पेसिफिक। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है एग्जामिनेशन में पर्टिकुलर दे दे, हो सकता है एग्जामिनेशन में स्पेसिफिक दे दे। जब यूनिवर्सल स्टेटमेंट की बात बोली जाएगी तो हो सकता है यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे दे, हो सकता है जनरलाइजेशन बोल दे या जनरलाइजेशन या जनरल बोल दें। तो ये आप माइंड लगाना अपना। ठीक, जब आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ बढ़ते हो तो उसको क्या बोलते हैं? आंसर दे मुझे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा है, ताकि मुझे ये चेक करना है कि आपको समझ आया या नहीं आया। डिडक्टिव, इंडक्टिव, एबनॉर्मल एंड ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग आगमनात्मक तर्क, असामान्य तर्क या अनुवांशिक तर्क। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इंडक्टिव लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम व्हाट? मतलब जो अधिष्ठापन तर्क होता है या अधिष्ठापन अनुसंधान होता है वो क्या बोलता है? जब आप सामान्य से सामान्य की तरफ बात करते हो, जनरल से जनरल, या जब आप पर्टिकुलर से जनरल की बात करते हो, जनरल से पर्टिकुलर की बात करते हो, या पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर की बात करते हो। गाइस, आई वांट the answer of both questions करेक्टली देना इन द कमेंट सेक्शन, एंड इन नेक्स्ट वीडियो मैं उन सभी का नाम लेने वाली हूँ जिसने सही आंसर किया होगा। इसका सही आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगी। ठीक है गाइस, आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आई होप कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो सो गाइस प्लीज सपोर्ट मी, एंड आपके सपोर्ट से कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरा सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपकी लाइफ में, आपके एजुकेशन में एक मीडिएटर की तरह कुछ इम्पैक्ट डाल सकूं पॉजिटिव, और इससे से ज्यादा और कुछ नहीं। और आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं तो हमेशा कमेंट सेक्शन में हैशटैग आस्क शेफाली ये करके जब भी आप लिखोगे, आई विल ऑलवेज टेक योर क्वेश्चन, एंड जरूरत पड़ी तो आपके क्वेश्चन को मैं शेयर भी करूंगी सबके साथ, सबके सामने। जेन्युइन क्वेश्चन हुआ रिलेटेड टू टॉपिक या रिलेटेड टू यूजीसी या नेट से संबंधित कोई भी प्रश्न हुआ, अगर आपकी कोई और भी प्रश्न है जो कि रिस्पेक्टिव ऑफ टॉपिक या थ्योरी, तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो, क्योंकि फिर आप बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीजें मिस कर दोगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और आपको नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगी। सो बी पैशनेट, बी योर ओन मोटिवेशन, एंड अभी कोई भी डेट्स नहीं आई हुई एग्जामिनेशन की। होपफुली आपका एग्जामिनेशन आफ्टर दिवाली हो, एंड और अगर पहले करना चाहते हैं, अब मुझे तो पूरी उम्मीद है कि दिवाली के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है 7-8 दिन अगर लगातार करेंगे तो पॉसिबल नहीं है इस बीच में। तो अगर दिवाली के पहले करना चाहते हैं तो उनको ऑफलाइन में करा लेना चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑफलाइन ज्यादा ही बेटर हुआ करता था। फालतू में आप लोगों की आंखें भी खराब होती हैं और बहुत सारे बच्चों का जो आंसर्स हैं वो भी गलत हो जाते हैं। कई बार लगाते हैं कुछ, लग जाता है कुछ, क्योंकि लोग आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिमोट एरियाज में रहते हैं और सिस्टम फ्रेंडली नहीं है। सो ये प्रॉब्लम है, सच्चाई है, सत्य है। बहरहाल बाकी तो फैसला एनटी के हाथ में है। सेशन कैसा लगा जरूर से मुझे बताना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए नोटिस, नए नोटिफिकेशन, नए रियलिटी चेक्स के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।